नमस्कार, मैं रवीश कुमार। देशद्रोही हमेशा जो वही होते हैं जो सत्ता में होते हैं, क्योंकि जनता में जो होता है वो विद्रोही होता है। अदानी राष्ट्रवाद, एक नया राष्ट्रवाद आया है, अदानी नेशनलिज्म। हमसे पहले कहा गया कि आपको इंडिया को डिफेंड करना है, तो चलो भाई इंडिया को डिफेंड करते हैं, चाहे जिसी भी वजह से करते हो। अब कहा जा रहा है कि इंडिया को डिफेंड करना है तो पहले अदानी को डिफेंड करना पड़ेगा। दुनिया के किसी देश में छोड़िए, अपने गांव में इसको डिफेंड नहीं कर सकते आप, इस गोदी मीडिया को, अपने गांव में नहीं। तो मैं ज़्यादातर लोगों से, यंग लोगों से पूछता था कि यार मन कर रहा है कि नौकरी छोड़ दें, तो कहता था हाँ भैया छोड़ दीजिएगा। छोड़िए इसका अदानी फदानी का नौकरी करके क्या करेंगे, चल आइएगा यहाँ गांव में हम लोग यूट्यूब चलाएंगे। तो हम बोले कि भाई यूट्यूब कैसे चलाते हमको आता नहीं, तो सब अपने बैग से सामान निकाल के दिखाने लगे कि देखिए हाई फोन बा, हाई फोन बा, हाई फोन बा, हो जाई। रवीश कुमार जी, जैसे आपने मीडिया के खंभे पर हुए हमले का मुकाबला करते हुए देश को एक नई शब्दावली दी और कहा मीडिया दो तरह का है, एक गोदी मीडिया है और दूसरा जन संचार के माध्यम है, वैसे ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने बताया दो तरह के विश्वविद्यालय हैं। एक जहां राग दरबारी बज रहा है, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, और दूसरी जगह सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है और इसका इलाज क्या है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय उस 7वें खंभे में सवाल पूछने वाली जगह है, और आपने निमंत्रण दिया है हमको कि सवाल पूछो। तो पहला सवाल तो यही बनता है कि क्या कारण हुआ कि आपने हिंदुस्तान के सबसे महत्वपूर्ण चैनल को कई दर्जन एपिसोड भारत की शिक्षा व्यवस्था के खोखलेपन के बारे में जागृत करने के लिए, जागने के लिए बनाया। ये शिक्षा की आपके हिसाब से क्या तस्वीर है, और इस तस्वीर को बेहतर बनाने के लिए आपकी निगाह में क्या करना चाहिए? भाई रवीश कुमार जी। शुक्रिया। हम सब, इस देश का एक दुर्भाग्य है कि ज़्यादातर लोगों को, आप कई पीढ़ी के लोगों से पूछें कि आपकी नज़र में अच्छी यूनिवर्सिटी क्या है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, उनके पास कोई उदाहरण नहीं है। कई पीढ़ी, आज की पीढ़ी से भी, हमसे पहले की पीढ़ी से भी, उनसे पहले की भी पीढ़ी से, तो वो 2-3 जवाबों के बाद ख़त्म हो जाता है कि अगर आप IIT नहीं गए हैं, अगर आप JNU नहीं गए हैं, लेकिन देश में और भी कई सैकड़ों विश्वविद्यालय हैं। तो मुझे बार बार, जब 2014 के बाद नौजवान बहुत हमलावर हो गए, कहीं भी दौड़ पड़ते थे, दौड़ाने लग जाते थे, तो मुझे लगता था कि यही, इन लड़कों में ये कहाँ से आ गया। मतलब ठीक है, हर समय के नेता जनता को अलग तरीके से बांधने हाँकने की कोशिश करते हैं, पर ये तो एक नेता के लिए पूरी जनता मुझे ही दौड़ाई जा रही है। तो बार बार मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा था, और जो हज़ारों व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे थे, उन सब को पढ़ते हुए लगा कि ये क्लिक क्यों कर रहा है, इसको लिखने वाला कौन है। तो मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो लिखने वाला है वो बहुत ही हाई क्वालिटी के ट्रेंड लोग हैं, जो व्हाट्सएप लिख रहे थे, जिनका आप जैसे लोगों की बिरादरी के लोग मजाक उड़ा रहे थे, पर मैं उनकी उस भाषा का, उस कंस्ट्रक्ट को बहुत गौर से देख रहा था कि इसके पीछे बहुत ही प्रबुद्ध लोगों का दिमाग है, और बहुत ही हाई एंड लेवल पे जाके किया। मतलब आपके ही स्किल का कोई प्रोफेसर, आपके ही स्किल का कोई स्टूडेंट, या आपके ही स्किल का कोई रिसर्चर ये काम कर रहा था, जो एक झूठ को इस तरह से, ऐतिहासिक झूठ को, धार्मिक झूठ को इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर रहा था कि उन लोगों को लग रहा था कि पहली बार उन्हें नॉलेज मिला है। तब बात मुझे समझ में आई कि ज्ञान का अंतर या ज्ञान की असमानता इस देश में आर्थिक असमानता से भी ज़्यादा है। हम और आप में पैसे का बहुत फासला हो सकता है, आप छात्रों के बीच भी पैसे का बहुत फासला हो सकता है। चूँकि आप JNU में हैं तो आप सभी का एक स्तर है, तो वो वहाँ भी फासला है, मगर उन फासलों में काफ़ी अंतर है, बहुत कम दूरियाँ हैं।
लेकिन जैसे ही आप यहाँ से बलरामपुर की किसी यूनिवर्सिटी के छात्र या मोतिहारी के यूनिवर्सिटी के एमएस कॉलेज के किसी छात्र के नॉलेज से आप तुलना करें या मगध यूनिवर्सिटी के किसी छात्र के नॉलेज से तुलना करें तो ज्ञान की असमानता वो भयानक है। तो हमने उन छात्रों को ये कभी पता ही नहीं चलने दिया, उनके बाप दादाओं को भी नहीं, उनको भी नहीं, कि आपके इलाके में जो कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी है, वो खंडहर है। हज़ारों के हज़ारों छात्र हर साल पास होकर निकलते रहे, पर उन्हें पता ही नहीं चला कि अच्छी मिठाई होती क्या है। तो वो स्वाद नहीं दिया गया। वो स्वाद उन्हें व्हाट्सएप से मिलने लगा था और उसके रंगीन अक्षरों से, उसकी रंगीन डिज़ाइन से मिल रहा था, जिसे वो पहली बार ज्ञान के रूप में ग्रहण कर रहे थे। और उनका आत्मसम्मान, आत्मबल, उस जिसे हम कहते हैं प्रोपेगेंडा, उससे उनको बढ़ रहा था। तो वो एक नॉलेज के रूप में रिसीव कर रहे थे, ग्रहण कर रहे थे, जिस तरह से आप अपने क्लास में अपने प्रोफेसर की बातों को नॉलेज के रूप में रिसीव करते हैं। और ये वही हुआ जिससे वो आक्रामक होते चले गए। जिस तरह से आप अपनी समझ को, आप अपने नॉलेज को प्रोटेक्ट करते हैं, गार्ड करते हैं, और आप अपने इथोस को गार्ड करते हैं, जिसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि ये एक हमला है, उस तरह से उन नौजवानों को लगा कि ये हमारे इथोस पर कोई हमला कर रहा है। राजनीतिक रूप से वो आसान हो गया व्हाट्सएप के प्रसार के बाद कि वो इसके रक्षक बनकर किसी एक या दो व्यक्तियों को ट्रोल करें, पकड़ें। उसमें पैसे भी लगाए गए, पैसा भी खर्च किया गया। बहुत सारे लोकल स्तर पर गांधी के हत्यारों का महिमा मंडन हुआ। वो बिल्कुल जो उसकी लिखावट है, जो उसकी पेशगी है, उस पूरे महिमा मंडन की, वो बहुत ही शानदार लेखों की तरह है। वो एक अजीब अजीब तरह के संदर्भों के साथ हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं कर रहा था। तो मुझे लगा कि ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपको ज़िंदगी में कुछ मिला हो या ना मिला हो, मिलेगा या ना मिलेगा, लेकिन ये बात तय है कि आपको यूनिवर्सिटी नहीं मिली है। और जब देखने लगा तो पता चला कि कोई 3 साल से फंसा है, कोई 5 साल से फंसा है। किसी क्लास में एक ज़िले के कॉलेज में करीब 5000 छात्र छात्राएं हिस्ट्री में एडमिशन उन्होंने लिया है, लेकिन कोई टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए। तो 5000 छात्र इतिहास के विद्यार्थी होकर भी इतिहास के एक शिक्षक के बगैर गुजर रहे हैं। वैसे जेएनयू में भी शिक्षक नहीं होंगे इतिहास डिपार्टमेंट में, पूरे तो नहीं होंगे, कुछ खाली होंगे। जब यहाँ ये हाल है तो उस ज्ञान की असमानता पर किसी का ध्यान नहीं था। और जब मैं जीएन देवी को पढ़ रहा था तो उसमें एक बात मेरे दिमाग में खटक गई। उनका ये कहना था कि भारत के विश्वविद्यालयों ने बहुत ज़्यादा प्रगतिशीलता वैज्ञानिक सोच में या अन्वेषण में, इनोवेशन में इसलिए नहीं दिखाई कि क्लास के भीतर एक ही तरह का क्लास पहुंचने लगा। जो भारत की गरीबी थी वो उन ज़िलों के नौजवानों को उन घटिया कॉलेजों से भी वंचित कर रही थी। वो इतने गरीब हो गए कि वो रजिस्ट्रेशन कराने की औपचारिकता पूरी करने के लायक भी नहीं थे। तो वो वहाँ से बाहर हो गए और माइग्रेशन में चले गए। तो एक तरह से ये वर्ग कौन था? ये वर्ग था अनुसूचित जाति का, जनजाति का और पिछड़ों का। तो ये एक बड़ा वर्ग जो अपनी गरीबी, अपने सामाजिक पृष्ठभूमि से क्लास में आता और अपनी सहज बौद्धिकता से, अपनी नैसर्गिकता से क्लास को समृद्ध कर देता। और कुछ संभ्रांत घरों के बच्चे भी होते। तो इस तरह का अनुपात अगर क्लास में बैठता तो वो भी इनसे सीखता और ये भी इनसे सीखते। तो क्लास के भीतर चैलेंज खत्म हो गया नॉलेज का। तो ये चीज़ मैं देख रहा था, तो मुझे लगा कि ये इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है इस पर बात करना। जब नौजवान आने लगे तो कहते थे कि हम चाहते हैं कि आप मुझ पे, हमारी यूनिवर्सिटी पे फोकस करें, पर हम मोदी समर्थक हैं और रहेंगे। तो हमने कहा आप जीवन भर रहें, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। अगर आपने राजनीतिक शादी कर ली है आप निभाइए उसे, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। आप मुझे बताइए कि अगर मैं ये बात उठाऊं तो क्या आप नहीं चाहेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, हम चाहते हैं कि हमें अच्छा शिक्षक मिले, हम चाहते हैं हमें अच्छी किताब मिले। तो उससे एक प्रेरणा मिली। उसके बदले में फीस मुझे भी दी गई कि वो नौजवान मोदी समर्थक बने रहे, पर उन्होंने मुझे गालियां देनी बंद कर दी या कम कर दी। तो वो एक अच्छा ट्रेड ऑफ था दोनों के बीच में।
और इसका एक फ़ायदा तो हुआ, कई जगह सत्रों में करेक्शन आया, कई जगह शिक्षक बहाल किए गए और कई जगह वाइस चांसलर ने भी माना कि हाँ ये एक बड़ी समस्या है। और कई जगहों पर आरएसएस के लोग हों या मोदी समर्थक लोग हों, उन्होंने भी इसे स्वीकार किया कि अगर हम किसी भी प्रकार का भारत चाहते हैं तो उस भारत में अच्छी शिक्षा व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। ये और बात है कि वो कर नहीं पा रहे हैं, उनके बस की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने इसे बुनियादी समस्या के रूप में स्वीकार किया। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये सबके लिए था और सबने इसे अलग अलग रूप से देखा, तो उस ताकत से मैं करता चला गया। रवीश कुमार, जिन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पैदा होना देखा, जिन्होंने गोदी मीडिया का जन्म देखा, जिन्होंने अडानी का बढ़ता हुआ माया जाल देखा, और कितना बुरा वक्त देखेंगे आप ये पूछना चाहते हैं? आपकी आशा का आधार क्या है? आप हमेशा, एक तो आप कवि हैं तो कवियों को पूरी छूट है कि निराशा में भी आशा देखें, लेकिन पत्रकार के नाते आपके पास कुछ ठोस आधार होंगे कि इस मुल्क की बनावट में, इन लोगों में, इन नई पीढ़ी के लड़के लड़कियों में कुछ तो ऐसा चमकता होगा जो आपको हताश होने से रोकता है। इस्तीफ़ा देने अचानक तो नहीं दिया, पर जब ये खबर आई कि अदानी एनडीटीवी ख़रीद रहे हैं तो मेरे जो शुभचिंतक हैं वो मेरे लिए बहुत चिंतित हो गए, मुझसे ज़्यादा हो गए, मैं भी चिंतित हो गया। जब आपके शुभचिंतक चिंतित हों तो आपको भी चिंतित होना ही चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसे मत छोड़ देना, देख लो कुछ सेवेरेंस मिल जाए, देख लो कुछ ये मिल जाए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं पूछ लूँगा, लेकिन मैं छोड़ना चाहता हूँ। तो और हर दूसरे दिन फ़ोन आता था कि अभी आपको इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत नहीं है, ये लीगल बैटल है, ये महीनों चलेगा। तो मैंने कहा कि इस देश में लीगल बैटल उमर खालिद के लिए है, अदानी के लिए नहीं है, वो हफ्तों में ये हो जाएगा। और हवा जब बदलती है तो आप महसूस कर लेते हैं। इस वक्त की हवा थोड़ी सर्दी भी है और आने वाली गर्मी की तासीर भी है इसमें, तो आप महसूस कर लेते हैं। तो मैं एनडीटीवी के भीतर की हवा को महसूस करने लगा था और ये जान गया था कि एक चैनल जिसके पास केवल एक चैनल है, अच्छा है चाहे बुरा है जैसा भी है, लेकिन अब उसके पास कोयले का खदान होगा, एयरपोर्ट होगा, समंदर के किनारे के बंदरगाह होंगे, रेलगाड़ियाँ होंगी, बिजली का मीटर होगा, बिजली का कनेक्शन होगा, क्या पता कल को पानी का कनेक्शन होगा, तो फिर हम रिपोर्ट क्या करेंगे? तो अदानी ही करेंगे। और वो सारी आशंकाएं बाद में साबित हो गई। एक दिन मैं एनडीटीवी के वेबसाइट पर देख रहा था कि 5 या 6 खबरें प्रो अदानी थीं और ये सब चल रहा था। जो उद्योगपति 2 सवालों का सामना नहीं कर सकता है, वो भाषण दे रहा है कि वो फाइनेंशियल टाइम्स जैसा बनाएंगे, उसी समय वो दैनिक जागरण में उसका एक फीचर इंटरव्यू छप रहा है। तो इन सब को देखने जानने के बाद अदानी एक स्वतंत्र कैपिटलिस्ट होते, कोई कैपिटलिस्ट से कोई मेरी लड़ाई नहीं है। अगर कोई गुजिया बनाने वाला, समोसा बनाने वाला उद्योगपति खरीद लेता तो मैं शायद कुछ दिन रुकता, पर अदानी को मैं कभी भी मोदी से अलग नहीं देख पाया, उनकी राजनीति के हिस्से से अलग नहीं देख पाया, क्योंकि उनका उभार उस दौर के समय, ऐसा नहीं है कि भारत में काबिल इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हैं, काबिल लोग नहीं हैं, लेकिन वो उनका एक्सटेंशन हैं। तो उनके ही एक्सटेंशन में नौकरी करने से अच्छा है करना और बीजेपी के दफ्तर में बैठ के पैम्फलेट लिखना, दोनों तो एक ही बराबर है ना। आप बीजेपी के दफ्तर में बीजेपी के लिए पैम्फलेट लिखो या एनडीटीवी के दफ्तर में बैठ के बीजेपी के लिए लिखो, दोनों बात बराबर है। तो हमने इस्तीफ़ा दे दिया। मैं ये जानता था कि मुझे कोई काम नहीं मिलेगा, मुझे बहुत काम आता है अपनी इंडस्ट्री का, और वो काम किसी नैसर्गिक प्रतिभा से नहीं, मैंने खुद घिस के सीखे हैं, पंचर बनाने से लेके कार का इंजन बनाने तक। लेकिन प्रोफेसर आनंद, ये बात ये देश याद रखेगा कि मुझे किसी ने 2000 रुपये का ऑफ़र नहीं दिया काम का, और इस बात के लिए
इस देश के लाखों करोड़ के विज्ञापनों से लैस मीडिया संस्थानों को शर्मिंदा तो होना ही पड़ेगा, आज ना कल। और मैं बोलता ही रहूँगा कि इस तरह के गोदी मीडिया को मत देखो, सब्सक्राइब मत करो। काम करते हुए भी बोला और उसके बाहर भी जाकर बोलूँगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये राज भी कभी पता चल जाएगा तो आप सब जान जाएंगे कि इसे अफोर्ड करना तो सबसे आसान है पैसे के हिसाब से भी, लेकिन कोई कर नहीं सका। सबको मालूम है कि वहाँ छप जाएगा तो उसका पूरा कैरेक्टर बदल जाएगा। तो ये भाषण ज़रूर देंगे, कहानियाँ आपको विवेकानंद की सुनाएंगे, कहानियाँ आपको गौतम बुद्ध की सुनाएंगे, कहानियाँ आपको दयानंद सरस्वती की सुनाएंगे, लेकिन दयानंद सरस्वती की तरफ प्रश्न करने वालों को 2000 रुपये का नौकरी नहीं देते हैं। और जब मैं राधा वल्लभ त्रिपाठी का वीडियो आप सब यूट्यूब में देखिएगा, वो काशी का शास्त्रार्थ करके बहुत शानदार वीडियो है, उसमें बता रहे हैं कि उनके पास, दयानंद सरस्वती के पास पैसे की कमी ये नहीं थी, कोई एक सेठ था उनको पैसा देता था कोई 98-54 में, जिससे वो पर्याप्त पैम्फलेट छपवा लेते थे, किताबें खरीद लेते थे और पूरे शहर में पैम्फलेट लगाते थे बाकायदा कि इस तारीख को मैं मूर्ति पूजा के विरोध में, पुराणों के विरोध में यहाँ शास्त्रार्थ करने वाला हूँ, आप मुझे वैसा भारत लाकर दे दो। तो ये तो रहा, तो इसलिए मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। और वो बात, मेरी सारी आशंकाएं साबित होने में कोई ऐसा नहीं कि इस साल भर का इंतज़ार करना पड़ा। 10 दिन में ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, भर आ गया भाई साहब। अब वो रजत शर्मा के यहाँ इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में इंटरव्यू देने के लिए इंडिया टुडे नहीं जा रहे हैं। हम कह रहे हैं भोजपुरी में आ जाओ, हम अपने यूट्यूब चैनल पे कर लेते हैं। हम भोजपुरी बोलेंगे, आप गुजराती बोलना। गुजरात के लोग भी बहुत पसंद करते हैं, देंगे इंटरव्यू। तो वो मैं जानता था कि मेरे पास अगर यूट्यूब नहीं होता तो मेरा जर्नलिज्म का कैरियर ख़त्म था, प्रोफेशनल कैरियर। जिस प्रोफेशन को मैं बिलोंग करता हूँ उस प्रोफेशन ने मुझे डिज़ोन कर दिया।